हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आप मेरे चैनल बनिए वाली कॉमर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं कि आज की वीडियो में आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले बता दो कि चैप्टर 2 का पार्ट 1 है यानी बिगिनिंग है, इसको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसके सिग्निफिकेंस यानी इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ओके, तो बात करते हैं पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में। चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, कोई क्लास अटेंड करो या ना करो, पार्टी करो, जब मर्जी लंच करो, फीस दो ना दो, ड्रेस पहनो ना पहनो, किसी की रिस्पेक्ट करो ना करो, कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके का एक सिंगल रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। तो एक पल के लिए, बिगिनिंग के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्या बात है यार, काश मेरा स्कूल ऐसा हो जाता। लेकिन रियल लाइफ में इमेजिन करके देखो कि ऐसे केस में क्या वो स्कूल सरवाइव कर पाएगा, क्या वो स्कूल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। स्कूल छोड़ो, आपको घर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपके घर में आपके घर वालों ने आपको सब कुछ भी कहना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आपके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, जब मर्जी घर में आ रहे हो, जब मर्जी घर में जा रहे हो, जो आपका मन कर रहा है वो कर रहे हो, कुछ भी कोई भी सिस्टम नहीं है। दोबारा एक पल के तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इमेजिन करो क्या इस सिचुएशन में घर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो जिस तरीके से एक स्कूल को और अपनी खुद की लाइफ को, अपने खुद को घर को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस की जरूरत होती है, वैसे ही किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ पे ध्यान सुनना, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को, वो स्कूल हो, वो कोई एनजीओ, वो कोई कंपनी हो या कोई ट्रेडिंग यूनिट हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस चाहिए होते हैं, जिनको हम बिजनेस की लैंग्वेज में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने मैनेजमेंट के बारे में चैप्टर 1 में बताया था, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि खाली बिजनेस स्टडीज में किसी कंपनी में होता है। मैनेजमेंट हमारी खुद की लाइफ में भी है, मैनेजमेंट स्कूल में भी होता है, मैनेजमेंट एक एनजीओ में भी होता है, मैनेजमेंट एक कॉमन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी आम कंपनी में भी होता है। वैसे ही मैनेजमेंट को चलाने के लिए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली सिंपल सेंस में बात की जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जनरल गाइडलाइंस है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ध्यान सुनना, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। यहाँ पे किसको कौन रिपोर्ट करेगा, ध्यान सुनो, किसको कौन रिपोर्ट करेगा ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन रिपोर्ट कैसे करना है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। कहने का मतलब, आप मैनेजर किसको रखोगे, संजय को रखोगे, विजय को रखोगे, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करेगा, उसको डिसाइड आपको करना है। लेकिन आपका मैनेजर संजय होगा, विजय होगा, वो आपको रिपोर्ट किस तरीके से करेगा, आपको इंफॉर्मेशन किस तरीके से पहुंचाएगा, किस तरीके से आपसे परमिशन लेगा, कौन कौन सी परमिशन लेगा, कौन कॉन सी काम बिना परमिशन लिए अपने मर्जी से कर देगा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो सिंपल सेंस में बात की जाए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हम बुक की लैंग्वेज बात करें तो क्या है? जनरल गाइडलाइंस टू रन एंड टेक द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरल गाइडलाइंस है, मैं अपने सेंस बोलूं तो क्या है ये? बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। किसके लिए? बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ चुका होगा। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। ओके, तो बात करते हैं फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने पहले बता रखा है फीचर के बारे में। फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर का मतलब, ये जो फीचर है ना, इन 7 पॉइंट्स के होने से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की पहचान है। अगर ये 6-7 चीजें नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। यानी एक तरीके से हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन 7 पॉइंट्स को हमें जानना जरूरी है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसका मतलब क्या होता है? मेरा सेम एक रिपीटेड एग्जांपल है, मैं दोबारा दे रहा हूं। मान लो एक इंसान को इंडिया में 10 मंजिल से धक्का दे दिया गया, क्या होगा? मर जाएगा। अच्छा, एक इंसान को चाइना में 10 मंजिल की बिल्डिंग से धक्का दे दिया गया, क्या होगा? मर जाएगा। एक इंसान को अमेरिका में 10 मंजिल की बिल्डिंग से धक्का दे दिया गया, क्या होगा? मर जाएगा। यानी कि भैया ये जो रूल है, किसी इंसान को धक्का दोगे तो ग्रेविटी वजह से नीचे गिरेगा और मर जाएगा, ये तो हर जगह पर सेम है। वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल, इसकी वैलिडिटी क्या है? यूनिवर्सल है। इसका मतलब क्या है? ये जिस तरीके से काम होता है, ये चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, और चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉमन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर
प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट लागू होते हैं, हर जगह पर ये चलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी सेपरेट एक कंट्री के लिए है या किसी सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नहीं, ये हर जगह पर वैलिड है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस से मतलब पता क्या होता है, ये साइंस का रूल नहीं है, ये साइंस का रूल नहीं है कि भाई जैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या होता है, उसके रूल स्ट्रिक्ट होते हैं, उसके रूल स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब मैंने जस्ट भी बताया ना कि इंसान को 10 मंजिल से धक्का दोगे, चाहे इस मार्कर को आपने नीचे गिरा दिया, क्या हुआ भैया, ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है, ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि भैया आप इसको अप्लाई करो या ना करो, मतलब ये लागू होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, एक मैनेजर अपने सीनियर को ही रिपोर्ट करेगा और जो क्या में जूनियर है वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करेगा, डायरेक्ट बड़े वाले सीनियर को रिपोर्ट नहीं कर सकता है, कंप्लेंट या कुछ और बात, कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकता। कंप्लेंट तो कर सकता है लेकिन काम की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकता। तो ये भी जनरल गाइडलाइंस है कि भैया ऐसा होना चाहिए। अब लागू करो ना करो, अप्लाई करो ना करो, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं एक हमारा प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके सबऑर्डिनेट्स यानी आपके नीचे काम करने वाले लोग डिसीजन मेकिंग खुद कर लेते हैं। अब मैं बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं आपको, आपके सामने में मेरे को एक टीचर ने दिया था, बहुत पहले की बात है, कि मान लो विशाल मेगा मार्ट गए आप, या तो आप गए बिग बाजार गए या कोई सी बड़े से मॉल में चले गए, आपने वहां जाके बोला जी ये फलाना फलाना, ये मान लो मार्कर कितने का, उसने कहा जी 100 रुपए का, आपने कहा भाई कुछ डिस्काउंट दे दो, तो उसने अपनी मर्जी से बिना किसी सीनियर से पूछे अपनी मर्जी से इंस्टेंट वहां पर हमें 50% डिस्काउंट दे दिया। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा रूल है, जो प्रिंसिपल वो कहता है कि भाई जूनियर डिसीजन ले सकते हैं, तो क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आपके नीचे काम करने वाले, एक बेसिक लेवल पे काम करने वाला वर्कर अपना खुद डिसीजन ले लेगा, अच्छा आपको महंगा लग रहा है 50% ऑफ, उसने पूछा नहीं किसी से भी, ना आगे से कोई 50% ऑफ आ रखा है, उसने अपनी मर्जी से वहां बैठे बैठे 50% ऑफ दे दिया, तो क्या वो दे सकता है 50% ऑफ? नहीं दे सकता। तो ये इस तरीके की फ्रीडम क्या हम हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने जूनियर्स को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में लागू यानी अप्लाई नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है तो अप्लाई करना ही करना पड़ेगा, मर्जी है भाई आपकी, अप्लाई करो चाहे ना करो। ओके, जनरल गाइडलाइंस है, डिपेंड्स अपॉन यू, आप पे डिपेंड करता है आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। उसके बाद ये जनरल गाइडलाइंस तो फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि भाई आज से जब 100 साल पहले के आसपास जब बनाए थे हेनरी फेयोल ने, लगभग 100 साल पहले, 100 से 120 साल पहले बनाए थे उसने, 120 साल पहले जब हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल्स बनाए थे, तो उस टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी डायनामिक, इतनी वास्ट, इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। डायनामिक का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकती है, वास्ट का मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उस जमाने में ऑर्गेनाइजेशंस इतनी डेवलप, इतनी बड़ी, इतनी एडवांस, इतनी डायनामिक नहीं हुआ करती थी। तो उस जमाने के बने प्रिंसिपल आज तक कैसे चल रहे हैं भाई? ऐसे चल रहे हैं कि उनके हिसाब जो उस जमाने के बने प्रिंसिपल्स को टाइम टू टाइम रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके उनको चेंज किया गया, अपडेट किया गया, कुछ को रिपील कर दिया गया, नहीं खत्म करके साइड कर दिया गया, कुछ नए प्रिंसिपल्स आए, कुछ क्या हुआ कि वो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस लाए गए। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस लाए गए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, मैं साइंस के प्रिंसिपल की बात करूं, थंब रूल की बात करूं, थंब रूल होता है कुछ, वो मेरे ख्याल से फिजिक्स में होता है थंब रूल, करंट के लिए कुछ यूज होता है। चलो ग्रेविटी की बात करते हैं, बहुत सिंपल, अच्छी तरह जानते हो, गुरुत्वाकर्षण। मुझे बताओ क्या ग्रेविटी फ्लेक्सिबल है? इंडिया में ज्यादा है, अमेरिका में कम है, चाइना में और ज्यादा है, चाहे इंडिया में ज्यादा है तो आप कम कर लोगे बटन दबा करके? नहीं कर सकते। लेकिन प्रिंसिपल्स अमेंडमेंट के रूल आप क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, कोई अप्लाई कर सकते हो, कोई अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ऊपर से ये क्या है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। भाई ये एक्सपेरिमेंट करके बने हैं। हेनरी फेयोल ने जितने प्रिंसिपल बनाए थे ना, उनके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे थे, बहुत सारा काम किया था उसने। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसको ये प्रिंसिपल्स मिले थे। कैसे एक्सपेरिमेंट? मान लो कि क्या हुआ कि भाई पुराने जमाने में, आज से 120 साल पहले की बात करते हैं, कि एक वर्कर को क्या होता था, 10 लोगों की सुननी पड़ती थी। 10 लोगों की सुननी मतलब 10 लोगों को फॉलो करना पड़ता था। क्वालिटी वाला अलग है, ठीक है, स्पीड वाला अलग है, उसके क्या में आपको क्या कहते हैं, उसे कमांड देने वाला अलग है। तो इस तरीके से 10 अलग अलग सुपरवाइजर हुआ करते थे। अगर आप तेजी से काम नहीं किया तो एक अलग सुपरवाइजर आके बोलेगा तेजी से काम कर। अच्छा, तेजी से काम करने से क्वालिटी डाउन हो गई तो अलग सुपरवाइजर आके बोलेगा क्वालिटी डाउन हो गई, क्वालिटी इंप्रूव कर। कोई कब लंच लेना है, कब लंच नहीं लेना है, इसके अलग आकर के वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा।
तो इस तरीके से 10 अलग अलग सुपरवाइजर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपका सबके साथ क्या होगा, पजल हो जाओगे आप। इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल बनाया गया, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि भैया आपको कुल मिला के एक ही सुपरवाइजर की सुननी है, अपने एक ही सीनियर की सुननी है। एक ही सुपरवाइजर, एक ही सीनियर आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन देगा, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी इंप्रूव कर, स्पीड इंप्रूव कर, कब लंच पे आना है, कब लंच पे जाना है, ठीक है, और कब छुट्टी लेनी है, कौन सी शिफ्ट होगी, सब कुछ, सारे डिसीजन, सैलरी टाइम पे आई नहीं है, कम आई कि ज्यादा आई, सब कुछ एक ही इंसान देखेगा। और पर्सनली मैं इसको सपोर्ट भी करता हूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहां से कैसे बन पाया, एक्सपेरिमेंट्स करके बन पाया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सारे प्रिंसिपल किस लिए, मेनली बिहेवियरल। ये मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या होता है, कुल मिला के प्रिंसिपल्स किस लिए बनाए गए हैं, ताकि एक एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, एक एम्प्लॉय का टुवर्ड्स हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन जो बिहेवियर है वो सुधर पाए, उसे ये पता लग पाए कि भैया कुल मिला के आप ये सोच के बैठे हो कि काम नहीं करना पड़ेगा, काम चोरी से काम चल जाएगा, तो काम नहीं चलने वाला सरकारी नौकरी नहीं है। आपने ज्वाइन किया है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको क्वालिटी और आउटपुट सब कुछ टाइम पे देना पड़ेगा और अच्छा देना पड़ेगा, ठीक है। तो किस लिए, एम्प्लॉइज के बिहेवियर को सुधारने के लिए। आपने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी कि कोई सीनियर कुछ कहने वाला नहीं है, भाई साहब 2-2 घंटे का लंच ले रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होता। जैसे कि मैं सिंपल देखो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। आरबीआई ने पहले ही कह रखा है कि कोई भी बैंक आपको ये मना नहीं कर सकता कि भैया अभी कैश डिपॉजिट नहीं होगा, जाओ लंच हो रहा है। ये बैंक को ये कहना ही अलाउ नहीं है। तो फिर आपके मन में सवाल आ जाएगा, तो क्या वो इंसान नहीं है, लंच ना करे? ऐसा होता है, कैशियर वाला काम ना, कैश डिपॉजिट करने वाला काम, कैश विड्रॉल करने वाला काम बैंक में सारे सीनियर ऑफिसर्स जानते हैं, बैंक मैनेजर भी जानता है। तो उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना है कि अगर भैया जो कैशियर अगर आधे घंटे के लंच के लिए जा रहा है, तो उस आधे घंटे पे उसका सीनियर बैठेगा, ऑफिसर बैठेगा, ऑफिसर नहीं है तो भाई क्या मैं आपका वो मैनेजर बैठेगा, यस कोई ना कोई बैठेगा। उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप मना कर दो कि जी अभी कैश डिपॉजिट नहीं होता। आप प्राइवेट बैंक में चले जाओ, एचडीएफसी में चले जाओ, एक्सिस में चले जाओ, आईसीआईसीआई में चले जाओ, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे, वहां पहले से ऑलरेडी दो आपके कैशियर होते हैं। और वैसे भी हर बैंक में बड़ी ब्रांच में 2 कैशियर होते हैं। अरे कैशियर 2 नहीं हो तो क्या हुआ, छोटी ब्रांच है तो एक मैनेजर तो होता है ना, मैनेजर भी कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करना जानता है, ठीक है, उसके पास ये एक्सेस होता है। तो वो उन पर डिपेंड करता है वो कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, लंच हो रहा है, भागो यहाँ से। गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं ना एसबीआई में, अगर अकाउंट होगा तो आपको अच्छी तरह पता होगा, लंच हो रहा है, भागो यहाँ से। भाई किस तरीके से किस गलत बिहेवियर से बात करते हैं वो लोग, ठीक है ना। ओके, तो क्या है कि भैया वो बिहेवियर सुधारने के लिए उनको कह दिया कि भैया ऐसा होना चाहिए, लंच के नाम पे छुट्टी नहीं करोगे तो नहीं करोगे। प्राइवेट में कहाँ होती है, मुझे बताओ ना। प्राइवेट बैंक तो कोई ना कोई से तो होगा आपके अगल बगल में, कहाँ करता है कोई छुट्टी? नहीं करता, कोई बीच में ब्रेक नहीं लेता। उस टाइम पर अगर कैशियर जब लंच कर रहा है तो कोई ना कोई उसकी जगह पर आकर के बैठता है। अगला क्या है, रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट पाओगे। ये किसकी वजह से हो पाता है, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट की वजह से हो पाता है। जैसे किसी चीज को चलाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट को चलाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सही तरीके से चलाते हैं मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट चलाता है ऑर्गेनाइजेशन को, काम अच्छा होता है, कॉज उसका इफेक्ट क्या होता है, अच्छा रिजल्ट, अच्छी सेल्स, अच्छी प्रोडक्शन। ओके, आगे की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंड्स अपॉन यू, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग। भैया आपकी मर्जी है, आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करो या ना करो। आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होना चाहिए, नहीं करो। जैसे आपको लग रहा है कि भैया जैसे यहाँ प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, आपको लग रहा है कि भैया इस सिचुएशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, लेकिन आपने कहा भैया अभी मेरे को अप्लाई करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग चाहिए, आपने इसको साइड कर दिया। जैसे एक प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, छोटे शॉर्टकट में समझाऊंगा, ध्यान से देख लो जरा इधर एक बार। देखो स्केलर चेन, मान लो ये आपका सीनियर है, ये आपका ओनर है, ये आपका मैनेजर है, डेप्यूटी मैनेजर है, या सुपरवाइजर है, वर्कर है। तो स्केलर चेन कहती है वर्कर बोलेगा सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर बोलेगा मैनेजर को, मैनेजर बोलेगा डेप्यूटी मैनेजर को, डेप्यूटी मैनेजर बोलेगा हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। ये स्केलर चेन एक प्रिंसिपल है। अब क्या हुआ, आपको कोई खास इंफॉर्मेशन इंस्टेंट चाहिए, आपको, आप यहाँ के ओनर हो, ठीक है, आपको कोई खास इंफॉर्मेशन इंस्टेंट चाहिए, अभी कभी चाहिए, तो वे इंस्टेंट इंफॉर्मेशन में ये सिस्टम फॉलो करोगे। अब मान लो कि बीच में आपका जो मैनेजर है वो गया हुआ है पुणे ऑर्डर लेने के लिए, आपका मैनेजर जो है वो पुणे गया हुआ है प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो भैया मैनेजर तो है नहीं, तो क्या मैनेजर आएगा 10 दिन बाद और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इंस्टेंट, तो क्या उसके आने का वेट करोगे?
नहीं, यहाँ पर आप गैंग प्लैंक करोगे। गैंग प्लैंक एक टेक्निकल टर्म है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट की बात बताएंगे। यानी आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को तोड़ दोगे। यहाँ पर क्या होगा, वर्कर डायरेक्ट, कोई इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वर्कर को डायरेक्ट बुला लेगा मालिक, हाँ बता भाई क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंटिंजेंट, यानी डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग। आपका मन कर रहा है तो अप्लाई करना, मन नहीं कर रहा तो अप्लाई मत करना। मैंने कहा ना, साइंस का प्रिंसिपल नहीं है कि भैया बंदे को घेर दिया तो बंदा नीचे गिरेगा। ये भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पर अगर यहाँ पर चीजें आपके खुद के कंट्रोल में है, आपका मन करा तो अप्लाई करो, वरना मन नहीं करा तो अप्लाई मत करो, ठीक है। बात करते हैं साइंटिफिक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो इंपॉर्टेंस वर्ड को समझने के लिए ये समझो कि लाइफ में अगर पेरेंट्स ना हो तो क्या होगा। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं ना कि तुझे हमारी इंपॉर्टेंस नहीं पता, कल को हम नहीं रहेंगे तब तुझे पता लगेगा कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या थी। वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर समझ लो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देखो, तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन इनसाइट टू मैनेजर। इनसाइट यानी यूजफुल इंफॉर्मेशन। मैंने बताया ना अभी कि मैनेजमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन तेजी से पहुंचाने में, ठीक है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, कौन कुछ घोटाला करने वाला तो नहीं है, कोई रिजाइन करने वाला तो नहीं है, कोई अंदर की बहुत बड़ी बात तो नहीं है। ये बातें इनको पहले से एडवांस से पता लग जाती है, किसको, मैनेजर्स को, ठीक है। चापलूस होते हैं ना, चापलूस, वो बता देते हैं, ओके। आपकी खुद की लाइफ में भी होता होगा, आपके ने कोई किसी को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताई है, वो आपके किसी दुश्मन को पता लग गई। आप कहते हैं ऐसे कैसे पता लगी, मैं तो सिर्फ 2-4 लोग बंदों को बताई थी, तो पता लगा उन 2-4 में से एक ना एक चापलूस था, इन्फॉर्मर था कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला। तो ऐसा रियल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ठीक है। आप नहीं समझोगे, जब जॉब करोगे तब समझना शुरू कर दोगे। अब बात करते हैं हेल्प्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यानी बेस्ट यूटिलाइज कर पाते हैं, सबसे अच्छा यूटिलाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि हम सिस्टम सीख जाते हैं। अब सिस्टमैटिक तरीके से काम होगा तो रिसोर्सेज बढ़िया यूटिलाइज होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक डिसीजन यानी बैलेंस डिसीजन। बैलेंस डिसीजन का मतलब होता है वो डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा बड़ा इफेक्ट ना डाले, ठीक है। जैसे कि ज्यादा बड़ा इफेक्ट ना डाले। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा ये हो गया अनसेक्युलर एग्जांपल हो गया, लेकिन छोटा सा एग्जांपल है, बुरा ना मानना, ठीक है। मान लो कि क्या हुआ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा ऑर्डर आ रखा है, हमें बहुत तेजी से कंप्लीट करना है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कुछ मुस्लिम भाई है। अब उन मुस्लिम भाइयों को भाई मान लो कि 1:30 बजे के आसपास उनको ना फ्राइडे को ना नमाज पढ़नी होती है। अब हुआ क्या कि भाई हमने कहा नहीं, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं ऑर्डर कंप्लीट करा, भैया बवाल तो हो जाएगा भाई, फ्राइडे को एक ही दिन पढ़ लेना नमाज, क्या हो गया, ठीक है। तो वहां पर ऐसा बैलेंस डिसीजन लेना है कि भाई नमाज पढ़ने की परमिशन भी दे दी जाए, और काम भी खराब ना हो। तो हमने उनको बुला लिया, मुसलमान भाइयों को बुला के बोला, भाई देखो आप नमाज पढ़ोगे, आधा घंटा उसमें लगाओगे, तो बदले में आप अपनी शिफ्ट में आधा घंटा एडिशनल काम करके जाओगे। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस डिसीजन हो गया, एक ऐसा डिसीजन जिससे हमारा काम पे भी असर नहीं पड़ा और हमारे एम्प्लॉइज पे भी असर नहीं पड़ा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे असर नहीं पड़ा। अगर हम मना कर दें कल को तो कोई दुनिया बोल देगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अनसेक्युलर है, ठीक है। अनसेक्युलर धर्मनिरपेक्ष के अगेंस्ट, यानी कि वो हम कैलमेट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं रिलीजन के बेसिस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स टू क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिचुएशन के हिसाब से तेजी से बदल पाती है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खुद कहते हैं कि भैया आपको अपनी खुद की मार्केट को, खुद के काम को अच्छी तरीके से जानना है, मार्केट में क्या हो रहा है ये जानना है। तो मार्केट में जैसे जैसे चीजें नई नई आ रही हैं, अपडेट हो रही है, वैसे वैसे आपको भी अपने आप को अपडेट करना है। कहने का मतलब सुनो, आपने देखा कि एक कार कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, पता लगता है कि भैया मारुति कंपनी ने, चाहे कि रेनॉल्ट ने एक गाड़ी निकाली क्विड, जिसको जो छोटी गाड़ी लेकिन बड़ी सी दिखती है, आगे से उसका जो है फेस लिफ्ट है, यानी कि उसका आगे का हिस्सा जो है बोनट वाला काफी उठा हुआ है, ठीक है। मारुति ने फटाफट से कॉपी करके अपनी खुद की गाड़ी निकाल दी, वैसे ही एस्प्रेसो है उसका नाम, बहुत घटिया गाड़ी है, तो वो गाड़ी निकाल दी। तो होता क्या है कि जब भी कोई एक कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लेके आती है, ऑटोमेटिकली उसकी जैसे सिमिलर कंपनीज वैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आ जाती है। तो कैसे हो पाता है वो कि हम मार्केट की इंफॉर्मेशन रखते हैं और सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डायनामिक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को बदल लेती है, अप टू डेट कर लेती है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल रिस्पांसिबिलिटी। भैया हमारा प्रिंसिपल मैनेजमेट कहता है कि जब हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है।
हम प्रिंसिपल मैनेजमेंट की वजह से उसे फुलफिल कर पाते हैं। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या है? टू इंप्रूव द मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में खुद इतने एडवांस हैं कि खुद वो दुनिया को अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं, जी आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करो, हमारे प्रिंसिपल्स पे, हमारे मैनेजमेंट पे रिसर्च करो, इसे और एडवांस बनाओ। जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई बिजनेस स्टडीज में पीएचडी कर रहा है, तो उसको सारी की सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खुद बुलाएगी, जी आओ अपनी टीम के साथ, या आप अकेले हो तो अकेले आओ, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम को जानो, इस पे रिसर्च करो, इसे और एडवांस बनाओ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की खास बात क्या है, और मैनेजमेंट की खास बात क्या है कि ये खुद अपने आप को अलाउ करते हैं, खुद ये अलाउ करते हैं कि बाहर से लोग आए, इन पे रिसर्च करें और इन प्रिंसिपल्स को और एडवांस बनाएं। ऐसा नहीं कि जो एक प्रिंसिपल बन गया 120 साल पहले आज सेम टू सेम फॉलो होगा, ऐसा नहीं है, उसे अपडेट करना भी हमारी जरूरत होती है। ओके, तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, जिसमें हम सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर उनके 14 प्रिंसिपल्स। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।